जात पात का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक। इसका अध्ययन करेंगे आज हम। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए। दूसरे एडिशन की प्रस्तावना। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के लिए तैयार किए गए मेरे भाषण का हिंदू जनता द्वारा आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भाषण इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। इंग्लिश एडिशन की 1,500 कॉपियाँ सिर्फ 2 महीने में बिक गई। गुजराती और तमिल में भी इसका ट्रांसलेशन हो गया। मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। इंग्लिश एडिशन की भारी मांग को पूरी करने के लिए इसका दूसरा एडिशन छपवाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे सलाह दी गई कि इसके भाषण की शैली बदलकर इसे सुंदर आलेख के रूप में दोबारा लिखूं, लेकिन इतिहास की जानकारी और मेरी अपीलों के प्रभाव के कारण मैंने इसके शुरुआती मूल भाषण के रूप में जो का त्यों रहने दिया है। मैंने इस दूसरे एडिशन में 2 परिशिष्ट बढ़ा दिए हैं। पहले परिशिष्ट में मैंने गांधी जी के 2 लेखों को रखा जो मेरे भाषण पर उनके अंग्रेजी अखबार हरिजन में छपी उनकी टिप्पणियाँ तथा उनके द्वारा जात पात तोड़क मंडल के सदस्य मास्टर संतराम को लिखा गया पत्र। दूसरे परिशिष्ट में मेरे विचार हैं जो मैंने पहले परिशिष्ट में छपे गांधी जी के लेखों के जवाब के रूप में तैयार किया। गांधी जी के अलावा कई औरों ने भी भाषण में व्यक्त मेरे विचारों की आलोचना की है, लेकिन मैंने सोचा कि इन दूसरी विरोधी टिप्पणियों को ध्यान में रखने की बजाय मुझे सिर्फ गांधी जी तक ही अपने को सीमित रखना है और उन्हीं ही जवाब देना है। यह मैंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ कहा वह इतना वजनदार या महत्वपूर्ण है कि उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे हिंदुओं के लिए वह एक मसीहा या अवतार की तरह माने जाते हैं, इतने महान कि उनकी बातों को देववाणी या ब्रह्मा वाक्य मानते हैं। और जब वह अपना मुँह खोलते हैं तो उम्मीद की जाती है कि अब बहस बंद हो जानी चाहिए, फिर कोई ना कोई बोले। लेकिन दुनिया इन विद्रोहियों की बहुत कदर करती है और एहसानमंद है जो ऐसे मुखियाओं या धर्माचार्यों के सामने वाद विवाद में तर्क रखने की हिम्मत रखते हैं और जोर देते हैं। वे महान कहे जाने वाले व्यक्ति ऐसे नहीं है कि उनसे कोई नहीं गलती या चूक हो सकती है। मैं ऐसे किसी श्रेय या सम्मान की परवाह नहीं करता जो हर प्रगतिशील समाज में ऐसे विद्रोहियों को मिलना चाहिए। यदि मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत में बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के स्वास्थ्य, खुशहाली और प्रगति के लिए खतरा बन सकती है, तो मुझे इससे बड़ा संतोष होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के कथन है ये। एडिशन 2, उसके बाद में एडिशन 3 की प्रस्तावना। किताब के रूप में इस आलेख का दूसरा एडिशन सन 1937 में छपा था और बहुत ही थोड़े समय में वह बिक गया। काफ़ी समय से इस किताब के नए एडिशन की भारी मांग आ रही है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस किताब को एक नया रूप दूं और उनमें अपने एक अन्य आलेख भारत में जातियां, उनकी रचना, उत्पत्ति और विकास को भी शामिल कर दूं, जो इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में छपा था।
लेकिन मुझे समय नहीं मिला और ऐसा करने की अब संभावना भी बहुत कम है। ऐसा न कर सकने से मुझे कुछ निराशा भी हुई, क्योंकि लोग भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए इस तीसरे एडिशन के लिए इसके दूसरे एडिशन को ही ज्यों का त्यों फिर से छपवा कर ही मुझे संतोष करना पड़ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा यह आलेख इतना अधिक लोकप्रिय हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा जिसके लिए यह लिखा गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित यह 1 दिसंबर 1944। फिर आमुख पत्र व्यवहार 12 दिसंबर 1935 को जात पात तोड़क मंडल के सचिव संतराम का मुझे यह पत्र मिला, जिस पत्र में था, मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबार में छापने के लिए दे दिया। दरअसल इसके प्रचार प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आया। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी दृढ़ राय है कि जात पात के मामले में जितना गहन अध्ययन आपने किया उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगजीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी कर रहा हूँ और कई सम्मेलनों में उन पर व्याख्यान भी दे चुका हूँ। अब मैं आपके नए फार्मूले की व्याख्या सुनते के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आप जिस धार्मिक भावनाओं वह विश्वासों पर जात पात आधारित हैं, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक इसको मिटाना संभव नहीं है। कृपया कर बहुत जल्दी ही इसको विस्तार से समझने का कष्ट करें ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस एवं अन्य मामलों द्वारा इसका प्रसार कर सकें। अभी तक मुझे इस फार्मूले का अभाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाने की बहुत इच्छुक है और आग्रह कर रही है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने और आपसे अपने उद्देश्य का विचार विमर्श करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो इससे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे और आपको उनके बीच अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिल जाए। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी मानवीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए अधिकृत किया है कि वह क्रिसमस के दिनों में आपसे बम्बई में मिले और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा में लाए और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए तैयार कर सकें। आपका चिंतक संतराम BA। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, सवर्ण हिंदुओं में जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैं किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेता जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक सुधार के प्रति उनकी धारणाएं वह उनके मेरे व्यवहार में इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि विचारों में भारी मतभेद होने के कारण एक बार वीडियो सभी आगे शेयर कर दें। मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता, इसलिए
जब मंडल ने पहली बार मुझे अनुरोध की तो मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, लेकिन मंडल ने मेरे इनकार को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास बम्बई भेजा। आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था, जहाँ यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया था। सम्मेलन रद्द करने की सूचना मुझे मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि यह भाषण अध्यक्षीय पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस कारण जनता को जात पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिल सका। अंत जनता को मेरे इस विचार से परिचित कराने के लिए और छपी हुई प्रतियों का उपयोग कराने के लिए मैंने भाषण की इन प्रतियों को बाज़ार में ले जाने का फैसला किया और अगले पन्नों में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया है। शायद जनता यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छापने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि यह भाषण बम्बई में ही छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने इसे बम्बई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला। उस पत्र में यह अंश पेश कर रहा हूँ। माननीय डॉक्टर साहब, ये पत्र जो उन्होंने दिया था 27 मार्च 1936 को, आप द्वारा संतराम के नाम लिखा हुआ 24 मार्च को पत्र हमें देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो हालात पैदा हुए शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत में आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। इसके लिए जात पात तोड़क मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है और हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। लगभग सभी हिंदू नेताओं में हिंदू महासभा के भूतपूर्व प्रधान भाई परमानंद, MLA पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री डॉक्टर गोकुलचंद नारंग, राजा नरेंद्र नाथ, MLC आदि शामिल हैं और इसी कारण ये सभी मंडल से अलग हो गए हैं। इन सब विरोधों और आलोचनाओं के बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिनमें मानवीय संतराम प्रमुख हैं, हर स्थिति को मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि अब चाहे जो हो आपको अध्यक्ष बनाने का विचार हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अब तक मंडल की बहुत बदनामी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में मंडल को सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ तो हिंदू लोग मंडल के सामने इतने मुश्किलें पैदा कर परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि आप भी मंडल की मुश्किलें बढ़ाएंगे तो यह उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और वही फैसला करेंगे जिससे हम सब की भलाई हो। आपके पत्र ने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि मंडल भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के लिए मुझे नाराज़ क्यों कर रहा है। इसके अलावा मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि
सर गोकुलचंद नारंग जैसे व्यक्ति ने मेरे अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में मंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे खुद सर गोकुलचंद नारंग की तरफ से जो पत्र मिला था वह इसी प्रकार है। 7 फरवरी 1936। डॉक्टर प्रिय डॉक्टर अंबेडकर। जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर मैं खुश हूँ कि ईस्टर की छुट्टियों में लाहौर में होने वाले मंडल के वार्षिक सम्मेलन में आपने अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि आप लाहौर प्रवास के समय मेरे घर ठहर कर आतिथ्य स्वीकार करें। बाकी मिलने पर। आपका शुभचिंतक गोकुलचंद नारंग। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं इसके दबाव से आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन मंडल ने जब यह देखा कि मैं अपने भाषण को बम्बई में ही छपवाने पर जोर दे रहा हूं, तो मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय एक तार भेजा कि मंडल की ओर से आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए हर भगवान को बम्बई भेज रहे हैं। हर भगवान 9 अप्रैल को बम्बई आए और मुझसे मिले तो मैंने देखा कि इस विषय पर तो वह कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सच तो यह है कि उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना नहीं था कि भाषण को बम्बई में छपाया जाए या लाहौर में। इसलिए हमारी बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र तक भी नहीं किया। उन्हें एकमात्र चिंता यह थी कि भाषण में मैंने क्या लिखा। दरअसल वह तो भाषण में व्यक्त विचारों को जानना चाहते थे। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भाषण को लाहौर में छपवाने का मंडल का मुख्य उद्देश्य रुपये बचाना नहीं था, बल्कि भाषण में लिखी बातों की जानकारी हासिल करना था। मैंने उन्हें भाषण की एक कॉपी दे दी। भाषण के कुछ अंशों को पढ़कर वह खुश नहीं लगे। इसके बाद वह लाहौर वापस चले गए। लाहौर से उन्होंने मुझे निमन पत्र भेजे। 14 अप्रैल 1936 लाहौर। प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 अप्रैल को बम्बई से लाहौर वापस पहुंच गया हूं, लेकिन मैं तभी से बीमार हूं क्योंकि रेल में मुझे लगातार 5-6 रात ठीक से नींद नहीं आई थी। यहां आकर मुझे मालूम हुआ कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं स्वस्थ होता तो मैं वहां ज़रूर आपसे मिलता। मैंने आपका भाषण अनुवाद करने के लिए संतराम जी को दे दिया है और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया, लेकिन इनको इस बात की आशा नहीं कि 25 तारीख से पहले छपने के लिए इसका अनुवाद कर सकेंगे। हर हाल में इसका खूब प्रचार किया जाएगा। भाषण की बहुत प्रशंसा होगी और हमें यह विश्वास है कि यह हिंदुओं को उनकी घोर निंद्रा से जगाने का काम करेगा। बम्बई में मुलाकात के समय आपके भाषण के जिस भाग की ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया था, उसको हमारे मित्रों से कुछ ने पढ़कर चिंता प्रकट की और थोड़ी शंका भी हो रही है। हम में से वे लोग यह चाहते हैं कि यह सम्मेलन बिना किसी विवाद वह किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो जाए। वे यह चाहते हैं कि इस समय कम से कम वेद शब्द को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। अब मैं यह बात आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भाषण के आखिरी भाग उपसंहार में यह बात स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देंगे। वीडियो सभी शेयर ज़रूर कर देंगे कि भाषण में प्रकट किए गए विचार आपके निजी विचार हैं और उसकी जिम्मेदारी मंडल पर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और भाषण की 1000 प्रतियां हमें भेज देंगे। इन प्रतियों की कीमत हम आपको दे देंगे। ऐसा करने के लिए मैंने आज आपको एक टेलीग्राफ भी भेजा। 100 रुपये
का एक चेक इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ, जिसकी प्राप्ति की सूचना ज़रूर देवें और बाद में इसका बिल भी भेजने की कृपा करें। मैंने स्वागत समिति की एक मीटिंग रखी है और उसके होने वाले फैसले की सूचना आपको जल्दी ही दूंगा। आपने बम्बई में मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार वह मेहरबानी की और अपना भाषण तैयार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, इसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम सभी बहुत ऋणी हैं। आपका हर भगवान। विशेष कृपया भाषण की प्रतियां छप जाने पर जल्दी ही यात्री रेलगाड़ी द्वारा भेज देवें, ताकि इन प्रतियों के प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए। हर भगवान के पत्र के बाद मैंने 1000 प्रतियां छापने के ऑर्डर के साथ अपने भाषण की स्क्रिप्ट प्रिंटर को दे दी। 8 दिन बाद मुझे हर भगवान का एक दूसरा पत्र मिला, जिसे मैं नीचे से दे रहा हूँ। लाहौर 22 अप्रैल 1936। ये हरभजन का पत्र है। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, आपका टेलीग्राम और लेटर मिला, इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार हमने फिर से अपना सम्मेलन स्थगित कर दिया है। लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि यह 25 और 26 तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब में दिनों दिन गर्मी तेज़ होती जा रही है। मई के बीच में काफ़ी गर्मी पड़ने लगेगी, जिस कारण दिन के समय सम्मेलन का आयोजन आरामदायक एवं सुखद नहीं होगा। फिर भी मई के बीच में सम्मेलन होने की दशा में हम आपकी सुविधा एवं आराम का यथासंभव पूरा प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात ऐसी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए मजबूर हूँ। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में मेरे साथियों द्वारा उठाई गई आकांक्षाएं की ओर आपका ध्यान दिलाया था, उस समय आपने मुझसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बात मंडल के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है और मंडल के मंच से इस विषय पर आपको कुछ भी नहीं कहना है। जब आपने मुझे अपने भाषण की प्रतिसूची दी थी तो उस समय आपने उस समय विश्वास दिलाया था कि आपके भाषण का प्रमुख भाग यही है और केवल 2 या 3 आखिरी पैराग्राफ ही आप उसमें और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर हम हैरान रह गए, क्योंकि इसके साथ भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपने भाषण में बार बार यह कहा कि आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है। आपने हिंदू समाज को छोड़ने का फैसला लिया है और यह आपका हिंदू के रूप में आखिरी भाषण है। आपने अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला किया और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष को पर बहुत लंबा लिख दिया है, जिनका इस जाति समस्या से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अंश तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती यदि आप अपना भाषण उसी अंश तक सीमित रखते जितना आपने मुझे दिया था, और यदि बढ़ाना ज़रूरी ही था तो उसको इस सीमा तक नहीं रखते जिसमें आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है। आखिरी भाग जो हिंदू धर्म के पूरे बीज नाश के बारे में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों के आचरण एवं नैतिकता पर शंका करता है तथा आप द्वारा हिंदू समाज को छोड़ देने के इरादे के संबंध में संकेत भी करता है। मुझे इस समय यह अनुकूल नहीं लगता, इसलिए मैं सम्मेलन के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे
आग्रह करता हूं कि आप भाषण के जिन अंशों की ओर मैंने ऊपर संकेत किया है उनको निकाल दें और भाषण उतना ही रहने दीजिए जितना आपने मुझे दिया था, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ उनमें और जोड़ दें। भाषण को अनावश्यक रूप से भड़काऊ या दिल दुखाने वाला, चुभने वाला बनाए जाने को हम कोई बुद्धिमानी नहीं समझते। हम में से कई ऐसे भी हैं जो आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म को नया रूप देने के लिए आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। यदि आपने अपने विचारों के लोगों को इकट्ठा करने का फैसला किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं की इस फौज में एक बहुत बड़ी संख्या पंजाब से शामिल होगी। वास्तव में हमारा यह विचार था कि आप जात पात की बुराइयों को मिटाने में हमारा नेतृत्व करेंगे, ख़ास तौर से इसलिए कि आपने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। हम यह भी समझते हैं कि आप इस महान प्रयास द्वारा क्रांति लाकर अपने आप को संघर्ष का केंद्र बनाकर हमारी ताकत को बढ़ाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की घोषणा आपने की उसे बार बार दोहराने से अपनी शक्ति खो बैठने वह एक मजाक या साधारण सी चीज़ बनकर रह जाएगी। इन परिस्थितियों में आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पूरे मामले पर फिर से विचार करें और अपने भाषण को यह कहकर खास असरदार बनाएं कि यदि हिंदू समाज जाति प्रथा को मिटाने के लिए सच्चे मन से सही दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को भी छोड़ना पड़े, तो मुझे इसकी अगुवाई करने में खुशी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संघर्ष में पंजाब की ओर से आपको पूरा साथ मिलेगा। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूँगा यदि आप इस विकट समय में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत खर्च कर चुके हैं और दबाव के साथ असमंजस की स्थिति पड़े हुए हैं। आप हमें वापसी डाक द्वारा सूचित करें कि आपने अपने भाषण को सीमित करने की मेहरबानी कर दी है। यदि आप अब भी अपना भाषण मूल रूप में पूरा छपवाने का आग्रह करेंगे तो हमें बहुत अफसोस है कि हमारे लिए यह सम्मेलन करना संभव नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। ऐसी दशा में हम इस सम्मेलन को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर देना ही उचित समझेंगे। ऐसा करने से अर्थात बार बार सम्मेलन को स्थगित कर आगे करने के कारण जनता का विश्वास हमारे प्रति कम हो जाएगा। अंत में हम यह बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जात पात की व्यवस्था पर यह इतना आश्चर्यजनक एवं अच्छा आलेख है जो आप तक लिखे गए दूसरे लेखों से बढ़कर है। हम यह बेशक कह सकते हैं कि यह आलेख एक कीमती विरासत सिद्ध होगा और इसने हमारे दिलों में आपके प्रति सम्मान काफ़ी बढ़ा दिया है। इस लेख को तैयार करने में आपने जो कठिन परिश्रम किया इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपकी कृपा के लिए बहुत धन्यवाद। शुभचिंतकों के साथ आपका शुभचिंतक हर भगवान। मानवीय हर भगवान। इस पत्र के उत्तर में बाबा साहब ने अपना जवाब 27 अप्रैल 1936 में यह दिया कि मुझे आपका 22 अप्रैल का पत्र मिला। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि यदि मैं अपना भाषण मूल रूप में पूरा छापने के लिए दबाव डालूँगा तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति सम्मेलन का अनिश्चित समय के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। इसके उत्तर में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोई अशिष्ट भाषा का प्रयोग पसंद नहीं करता। यदि
मंडल मेरे भाषण को काट छांट कर अपने विचारों के हिसाब से अनुकूल बनाने पर जोर देता है तो मैं भी गोलमाल बात करना पसंद नहीं करता और यही चाहूँगा कि सम्मेलन रद्द कर दिया जाए। आप शायद मेरा फैसला पसंद न करें, लेकिन मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्मान के खातिर उस स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकता जो हर अध्यक्ष को अपना भाषण तैयार करने के लिए मिलनी चाहिए। मंडल को सिर्फ खुश करने के लिए उस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता जो हर अध्यक्ष का उस सम्मेलन के प्रति होता है, जिसका अध्यक्ष बनकर उसे वह मार्ग दिखाना आवश्यक है जिससे वह ठीक एवं उचित समझता है। यहाँ सवाल सिद्धांतों का है और मैं यह महसूस करता हूँ कि इसके बारे में मुझे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। स्वागत समिति द्वारा लिए फैसले के उचित होने के संबंध में मुझे किसी विवाद में पड़ना पसंद नहीं, क्योंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझे दोषी ठहराते नज़र आते हैं। इसलिए उन आरोपों का उत्तर देना मेरे लिए अब ज़रूरी हो जाता है। पहली बात यह है कि मैं इस भावना को दूर करना चाहता हूं कि समिति ने जिस भाग पर ऐतराज़ जताया है उसमें व्यक्त मेरे विचार मंडल के लिए नई चीज़ थी और हैरानी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि संतराम मेरी इस बात की गवाही देंगे कि उनके पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जात पात मिटाने का असली ढंग विभिन्न जातियों में आपसी विवाह तथा सहभोग करना ही नहीं बल्कि उन धार्मिक मान्यताओं एवं विचारों को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई थी। और इसके उत्तर में संतराम ने मुझे इसे विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें यह विचार नया मालूम लग रहा था। संतराम के इस अनुरोध के जवाब में मैंने सोचा कि मुझे अपने भाषण में उस बात का विस्तार से स्पष्ट करना चाहिए जो मैंने उनके नाम अपनी चिट्ठी में एक लाइन में लिखी थी। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो विचार मैंने प्रकट किए वे नए हैं, और चाहे कुछ भी हो, यह संतराम जो आपके मंडल के प्रमुख स्तंभ वह मार्गदर्शक हैं, उनके लिए ये विचार नए नहीं हैं, क्योंकि मैं इससे भी आगे जाकर यह कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने भाषण का यह भाग केवल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे ऐसी इच्छा थी, बल्कि मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे तर्कपूर्ण विचारों को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। मुझे यह पढ़कर ताज्जुब हुआ कि भाषण के जिस भाग पर आपकी समिति को ऐतराज़ है उसे आप असंगत और अप्रासंगिक बताते हैं। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैं एक वकील हूं और मुझे प्रासंगिकता के नियमों का ज्ञान आपकी समिति के किसी भी सदस्य से कम नहीं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बस थोड़ा सा और बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। उसके बाद में बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक वकील हूं और मुझे प्रासंगिकता के नियमों का ज्ञान आपकी समिति के किसी भी सदस्य से कम नहीं। मैं दृढ़ता के साथ इस बात का दावा करता हूं कि जिस भाग पर ऐतराज़ किया गया वह न केवल सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है बल्कि ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण भी है। भाषण के इस भाग पर मैंने जात पात की व्यवस्था के खात्मे के लिए सर्वोत्तम उपायों का विवेचन किया है। आप यह कह सकते हैं कि जात पात को ख़त्म करने के सबसे अच्छे उपायों के संबंध में
जिन नतीजों पर मैं पहुंचा हूं वह चौंका देने वाले और दुखदायक हो। आप यह भी कह सकते हैं कि मेरा निष्कर्ष गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जात पात के संबंध में मुझे अपने भाषण में यह विचार प्रकट करने की छूट नहीं कि जाति प्रथा को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आपकी दूसरी शिकायत भाषण के लंबा हो जाने के संबंध में, मैंने इस आरोप को भाषण में ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके लिए असली जिम्मेदार कौन? शायद आप इस मुद्दे पर कुछ देर से शामिल हुए हैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं कि मैंने खुद ही अपनी सुविधा के लिए एक छोटा भाषण लिखने का विचार किया था, क्योंकि इतनी मेहनत से विस्तार वाले आलेख को लिखने की तैयारी में अपने आप को झोंकने के लिए न तो मेरे पास समय था न ही शारीरिक शक्ति। यह तो मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने का आग्रह किया था, और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित सवालों की एक लिस्ट भेजकर मुझे अपने भाषण में इनके जवाब देने के लिए कहा था, क्योंकि यह वे सवाल थे जो मंडल और उनके विरोधियों के बीच अक्सर बहस के समय उठाए जाते थे और वे उनका जवाब नहीं दे पाते थे। इसलिए इस विषय में मंडल की इच्छा के अनुसार ही भाषण इतना लंबा हो गया। मैंने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बात से सहमत होंगे कि भाषण को लंबा करने में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे आशा नहीं थी कि आपका मंडल केवल इसलिए इतना हायतौबा मचाएगा और घबरा जाएगा कि मैंने हिंदू धर्म की रूढ़ मान्यताओं को नष्ट करने की बात कही है। मेरा मानना है कि केवल मूर्ख लोग ही शब्दों से डरते हैं, लेकिन इस शब्द विचार से ही कहीं लोगों के मन में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो, इसलिए मैंने इस बात को विस्तार से स्पष्ट करने की बहुत मेहनत की, जिससे बताया गया कि मेरा धर्म और धर्म के विनाश से क्या अर्थ है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाषण पढ़कर किसी भी व्यक्ति को मेरे संबंध में कोई भ्रम नहीं रहेगा। धर्म का विनाश आदि शब्दों की भाषण में व्याख्या कर देने आपके मंडल का सिर्फ इस शब्दों से इतना घबरा जाना, आपका मंडल मेरी नज़र में सम्मान का अधिकारी नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए किसी के मन में सम्मान या आदर का भाव कैसे हो सकता है, जो अपने को सामाजिक सुधारक की श्रेणी में तो रखते हैं, लेकिन उस तरह के तर्कसंगत परिणामों पर अमल करना तो दूर की बात, उनके बारे में सुनने पढ़ने से भी इनकार कर देते हैं और डर जाते हैं। आप इस बात से मुझे सहमत होंगे कि मैंने भाषण को तैयार करने में कभी किसी प्रकार समय की सीमा स्वीकार नहीं किया, और भाषण में क्या लिखा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस सवाल में मेरे और मंडल के बीच कभी विचार विमर्श नहीं हुआ था। मेरा हमेशा यह विचार रहा कि इस विषय में मेरे जो विचार हैं उनको अपने भाषण में व्यक्त करने के लिए मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। सच तो यह है कि जब तक आप 9 अप्रैल को बम्बई नहीं आए थे, तब तक मंडल को यह मालूम ही नहीं था कि मैं किस प्रकार का भाषण तैयार कर रहा हूँ। आपके बम्बई आने पर मैंने अपनी इच्छा से ही आपको बताया कि अछूत जातियों के धर्मांतरण के संबंध में अपने विचारों को रखने के लिए आपके मंच का उपयोग करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि मैंने भाषण की तैयारी में अपने
दिए वचन का पूरी ईमानदारी से पालन किया है, सिवाय अपने तरीके से कही गई एक मामूली बात जैसे मुझे अफसोस है कि मैं यह नहीं रहूँगा आदि। मैंने अपने भाषण में इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। जब मैं देखता हूँ कि आप ऐसे साधारण और अप्रत्यक्ष संदर्भ पर भी ऐतराज़ करते हैं तो मुझे मजबूर होकर पूछना पड़ता है कि क्या आपका विचार था कि आपके सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करके मैं अछूत वर्गों के धर्म बदलने संबंधी अपने विचारों को भी कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए छोड़ दूंगा? यदि आपने ऐसा ही सोचा था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी ऐसी भूल के लिए मैं किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं हूं। यदि आप में से किसी ने मुझे केवल इशारा भी किया होता कि मुझे अध्यक्ष बनाकर आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे अपने धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में अपने विश्वास को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में यह बता देता कि मुझे जितनी चिंता अपने विश्वास की है उतनी आपसे मिलने वाली प्रतिष्ठा की नहीं। आपसे मिलने वाले सम्मान के मुकाबले मैं अपने विचारों एवं विश्वासों को ज़्यादा कदर करता हूँ। आपके 14 अप्रैल के पत्र के बाद यह पत्र मिला और मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इन दोनों पत्रों को पढ़ेगा उसे ताज्जुब हुए बिना नहीं रहेगा। मुझे स्वागत समिति के इस अचानक पलट जाने के कारण समझ में नहीं आ रहा। जिस समय आपने 14 तारीख को पत्र लिखा था उस समय भाषण का जो कच्चा ड्राफ्ट समिति के पास था उसमें आपके पत्र में लिखे इस आखिरी प्रारूप में, जिसमें समिति के फैसले का हवाला दिया है, दोनों के विषय में एवं भाव में कोई अंतर नहीं है। मेरा कहना है कि क्या आप आखिरी प्रारूप में एक ही ऐसा नया विचार बता सकते हैं जो पहले प्रारूप में नहीं थे? विचार एक ही है, फर्क केवल इतना कि आखिरी प्रारूप में इनको अधिक विस्तार से लिखा गया है। यदि भाषण में कोई बात आपत्तिजनक थी तो आप 14 अप्रैल को ही मुझे कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने बातचीत में जो बदलाव सुझाव थे मुझे उनको मानने या न मानने का अधिकार देते हुए भाषण की 1000 प्रतियां छपवाने को कहा था। उसके अनुसार मैंने 1000 प्रतियां भी छपवा ली और वह सब मेरे पास रखी हुई है। 8 दिन के बाद आप लिख रहे हैं कि आपने मेरे भाषण पर ऐतराज़ है और यदि इसको स्वीकार नहीं किया तो सम्मेलन रद्द कर दिया जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए था कि भाषण में किसी प्रकार की काट छांट की कोई आशा नहीं थी। मैंने बम्बई में आपसे कह दिया था कि मैं उसमें एक कोमा भी बदलने को तैयार नहीं हूँ। मैंने यह भी कह दिया था कि मैं अपने भाषण को छपने से पहले किसी दूसरे को दिखलाने को तैयार नहीं हूँ और सेंसर या रोक टोक के लिए किसी को आज्ञा नहीं दूंगा और आपको भाषण उसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में मैंने उसे लिखा है। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि भाषण में प्रकट किए गए विचारों के संबंध में सारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। यदि सम्मेलन में उन्हें पसंद नहीं किया और उससे भी आगे यदि उन पर निंदा वह विरोध का प्रस्ताव भी पास कर दिया तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं आपके
मंडल को अपने विचारों की जिम्मेदारी के भार से मुक्त करने और इसके साथ ही अपने आप को सम्मेलन के साथ अधिक न उलझाने के लिए मैं इतना चिंतित था कि मैंने आपके सुझाव दिया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाषण को एक अध्यक्षीय किस्म का भाषण न समझा जाए और सम्मेलन की अध्यक्षता करने तथा प्रस्तावों को पास कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढ लें। 14 अप्रैल को यह फैसला करने के लिए आपकी समिति से बढ़कर उपयुक्त और कोई दूसरा नहीं था, लेकिन आपकी समिति ने फैसला नहीं किया। इसी बीच भाषण छपवाने का खर्च हो चुका है। यदि आपकी समिति कुछ अधिक दृढ़ होती तो यह खर्चा बचाया जा सकता था। मुझे आशा है कि मेरे भाषण में प्रकट किए गए विचारों का आपकी समिति के फैसले से कोई संबंध नहीं है। कई कारणों से मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि अमृतसर में आयोजित सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति का आपकी सहमति के फैसले के साथ बड़ा संबंध है। यही एक बड़ा कारण है समिति ने 14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक कमेटी के व्यवहार में जो बदलाव आया उसके बारे में कमेटी के अलावा संतोषजनक ढंग से दूसरा और कोई बता नहीं सकता। मैं इस विवाद को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा कर दें कि जो सम्मेलन मेरी अध्यक्षता में होने जा रहा है वह रद्द कर दिया गया है। अब सारा आकर्षण एवं सद्भाव खराब हो चुका है और अब यदि आपकी समिति मेरे पूरे भाषण को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार भी कर ले तो मैं अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाषण तैयार करने में मैंने जो कठिन मेहनत की है, मेरे द्वारा उठाए गए कष्टों के लिए आपने जो सराहना की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि और कोई नहीं तो कम से कम मैं इस मेहनत से लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे अफसोस केवल इस बात का है कि मुझे इतनी कड़ी मेहनत ऐसे समय में करनी पड़ी जब मेरा स्वास्थ्य इस परिश्रम के भार को सहन करने लायक नहीं था। आपका शुभचिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पत्र व्यवहार इन कारणों को स्पष्ट कर देगा जिसकी वजह से मंडल ने मुझे अध्यक्ष बनाया जाने की नियुक्ति को रद्द कर दिया और अब पाठक भी निर्णय कर सकेंगे कि इसमें असली दोष किसका था। शायद यह पहला अवसर है जब किसी स्वागत समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया हो कि वह अध्यक्ष के विचारों से सहमत नहीं है। लेकिन चाहे बात ऐसी ही हो या न हो, ज़रूर यह मेरे जीवन में पहला अवसर था जब मुझे सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में अध्यक्षता बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे खेद है कि इसका ऐसा अफसोसजनक अंत हुआ, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के सुधारवादी दल और अछूतों के स्वाभिमानी वर्ग के बीच पाए जाने वाले ऐसे दुखद संबंध से कोई क्या आशा कर सकता है जहां सवर्ण हिंदुओं के सुधारक अपने रूढ़िवादी साथियों से अलग अलग होने को तैयार नहीं और स्वाभिमानी अछूतों के पास सुधारों के बार बार जोर देने के अलावा और कोई चारा या विकल्प नहीं है। 14 से 15 मई 1936 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित। ये था पत्र व्यवहार दूसरे और तीसरे एडिशन की प्रस्तावना आमुख पत्र व्यवहार। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज लाहौर में जो भाषण रोक दिया गया था, उस भाषण को इस पुस्तक में बताया गया है। तो वीडियो ज़रूर देखना।